फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ निकलते हैं, वो उन सबको एक्सप्लेन किया जाता है और बिल्कुल ट्रू फिगर, ट्रू पिक्चर दी जाती है, ताकि जो लोग हैं, जो शेयर्स परचेज करने वाले हैं, उनको सही तरीके से उसकी इंफॉर्मेशन फ्लोट की जाए और वो अच्छे तरीके से उनको गाइड किया जाए, या आप कह लें कि एजुकेशन दी जाए कि देखें, दे थिंक कि इट इज गुड टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट जब आप शेयर परचेज करते हैं तो एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जस्ट लाइक आप कह लें कि उसके ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स लिखे जाते हैं जी, कि इतने नंबर ऑफ शेयर्स आप, उसके नंबर होते हैं, फर्ज करें 1 से लेके 100 तक। जब 1 से 100 तक लिखा जाता है तो 1 और 100 बोथ आर इंक्लूसिव होते हैं इसके अंदर। तो फिर इस तरीके से वो एक सर्टिफिकेट दे दिया जाता है, दैट इज दी एक सनद होती है कि आप इस कंपनी के इतने शेयर्स के मालिक मौजूद हैं। ठीक है जी, इमरान साहब आप तीसरा पढ़िए। जी सर। Preemptive rights allow existing shareholders to option A vote in general meetings, B buy additional shares before they offer to public, C receive dividends, D inspect company books। मेरा बी लगाया है, buy additional shares before they are offered to public। जी सर, मैंने भी बी लगाया है। मैंने जी भी लगाया। अब्दुलरहमान साहब, यस सर, बी लगाया था। एक इसका है जी, जीशान साहब मेरा आपका। नहीं, मेरा ठीक है नो जी। सर, मेरा बी है। अच्छा अच्छा अच्छा, शहजाद साहब ने बी लगाया और सील ए ए लगा। लगाया। अब देखो, प्रीएम्प्टिव राइट्स अलाउ एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, जब शेयर होल्डर्स जो होता है उसको वोटिंग राइट दिया जाता है। ठीक है, बाई एडिशन शेयर्स बिफोर दे आर ऑफर्ड टू द पब्लिक, एक तो वोटिंग राइट होता है, एक जब उसको, एक्चुअली ठहर जाओ, मैं क्वेश्चन को नहीं मैंने पढ़ा, अभी दोबारा पढ़ लूं तो सही तरह। प्रीएम्प्टिव राइट्स अलाउड एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, हाँ, जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को सबसे पहले, जब कंपनी अपने शेयर्स लोगों को देगी ना, पहले वो ऑफर अपने शेयर होल्डर्स को करेगी, वो परचेज करेंगे, अगर नहीं परचेज करते तो फिर वो थर्ड पार्टी यानी बाहर जाएंगे। तो लेकिन फर्स्ट राइट की बात होती है, पहला राइट अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का होता है। अच्छा जी साहब पढ़िए। Question 4. What is the minimum notice period required for calling an annual general meeting in Pakistan? A 7 days, B 14 days, C 21 days, and D 28 days. Option C 21 days. मैंने यही क्लिक किया है। कि सब ने यही किया है या किसी का नो डिफरेंट है? नो 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 नो, यस मेरा सर, मेरा रॉन्ग है। डिफरेंट बी है, मेरा 14 डेज। मेरा 14 ठीक है। अब ये अपने जहन में बिठा लीजिए, 21 डेज आ। ठीक है ठीक। जी, शहजाद साहब आप Question पढ़िए क्वेश्चन 5। The quorum for a general meeting for of a public company is 2 member A, B 3 members, C 5 members, D 7 members। आपने क्या लगाया? मैंने सी। ठीक है जी, और किसका है जी? जिन बी के अलावा कौन है वो बोले। इट मींस के रेस्ट ऑफ द पीपल्स मार्क द बी क्वेश्चन, बी पार्ट, राइट? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। जी जिशान साहब, 3 मेंबर्स होते हैं, कोरम फॉर अ जनरल मीटिंग ऑफ ए पब्लिक कंपनी इज 3 मेंबर्स। ये हार्ड कोड नंबर्स हैं, इनको अपने जहन में रखना है। इसके ऊपर वो नहीं है कि आप एक जनरल आंसर दे देंगे तो ठीक हो जाएगा। ये पेट नंबर हैं, जिसका ठीक होगा उसी को ही नंबर मिलेंगे, कोई डाउट नहीं है जी। इमरान साहब यस सर। बोले, पढ़े। Who presides over a general meeting if chairman is absent? Option A company secretary, B CEO, C any director present, D a member elected by
दोस्त प्रेजेंट, मैंने डी लगाया लास्ट। जी, डी के अलावा किसी का आंसर है वो बोले। सबने डी लगाया? Yes, sir. यस ग्रेट। ओके, सातवां मैं पढ़ता हूँ जी। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन ए कंपनी सेक्रेटरी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, शेयर होल्डर्स? Simple, sir. Chief Finance Officer. वैसे एक बात बताऊं, इसके ऊपर मैंने Yes. रिसर्च की है। इसके ऊपर जो डायरेक्टर्स होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। डायरेक्टर्स अपनी टीम को, यानी आपका जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है उसके ऊपर एक एज एन मॉनिटरिंग अथॉरिटी वो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर को डायरेक्शंस देते हैं, पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाते हैं। आंसर मेरा भी, मैंने भी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही लिखा है और पेपर में भी जो दिया हुआ है ये दिया हुआ है। लेकिन ये एक जर्नल चीज है कि मैनेजमेंट जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर मेंटेनिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अगर आप देखिए ऑडिट होता है, जब एक मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लिया जाता है। जी सामिया, बताएंगी आप इसके और मैं मतलब यही कुछ? कहने लगी थी आपको कि वहां पे लिखा होता है मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और मैनेजमेंट में बेसिकली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही आते हैं। लेकिन वो सीएफओ यहाँ पे क्यों कहा गया है कि जो फाइनल है बिफोर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो सीएफओ है। अभी लाइक हमारे प्रेजेंट करना है बजट 2026 का, तो वो उसकी फुल फ्लेज रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेंटेनेंस की और बाकी। लेकिन डायरेक्टर्स के पास जाएगा ये पहले, और उसके बाद ये शेयर होल्डर्स के पास जाएगा लाइक फाइनल करने के लिए। लेकिन ज्यादा अथॉरिटी जब मैंने चीजें बना के डायरेक्टर्स को देनी है तो उन्होंने अगेन इसको फाइनल करना है कि क्या प्लस माइनस करना है, कौन सी चीजें हमने सम टाइम डिस्क्लोज करनी है, कौन सी हमने नहीं दिखानी, या कुछ ऐसी चीजें हैं, टर्म्स हैं जो हम लोगों ने ये नहीं शो करानी, ये टैक्स के लिए सही नहीं है या लीगल सही नहीं है या वैसे। तो वहां पे मैनेजमेंट का ही वर्ड यूज होता है। तो जब मैनेजमेंट की बात आती है तो फिर उसमें मैनेजमेंट, जो टॉप मैनेजमेंट है वो डायरेक्टर्स का आता है, उसके बाद जी, ये लेकिन सीएफओ या सर ये सीएफओ दूसरे आते अगर हैं। हम हायरार्की देखें ना तो उसमें सीएफओ आता है हायरार्की में। फाइनेंस का जो है यहाँ पे अगर फाइनेंस डायरेक्टर होता ना तो फिर हम सीएफओ की जगह ज्यादा बेहतर ये था कि उसको इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएफओ की है, लेकिन ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डायरेक्टर्स की है। तो इसलिए ये दोनों सही हैं, लेकिन जो ज्यादा क्लोज है वो सीएफओ होगा। लाइक अगर कहीं पे भी सीएफओ नहीं होगा, कुछ और लिखा होगा, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ सकता है। ये मेरा व्यू पॉइंट है। मैं तो बेस कर रहा हूँ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर पे। अगर यस सर, मैं सही कह उसको रहे हैं। देखता हूँ, जब मैंने वो मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर्स के ऊपर मैंने देखा, सारा कुछ पढ़ा, तो फिर मुझे उस पे आया कि यार ये चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर की जगह एमआरएल जो है, एज पर हम्म। दैट वो बनता है मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट आती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आते हैं। चलें, इसके ऊपर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर आप मार्क कर लें। लेकिन प्रैक्टिकली जो बात आती है वो फिर मैनेजमेंट ही है। इसको हम क्लियर करेंगे, लेकिन नेक्स्ट में हम इसको और क्लैरिटी करेंगे। आप लोगों के लिए भी एक ये रिसर्च वर्क है, ये वाला सर क्वेश्चन। एक पॉइंट और भी इसमें हो सकता है, यहाँ पे बात हो रही है मेंटेनेंस की, अप्रूवल की बात नहीं हो रही, या ये नहीं कहा जा सकता कि वो फिगर्स फाइनल हैं। तो अगर मेंटेन करना है तो वो फिर अकाउंट्स है, और अकाउंट्स का हेड सीएफओ होगा। लेकिन उसके बाद प्रॉपर नेक्स्ट स्टेप में अगर जाते हैं वो डायरेक्टर्स के पास जाते हैं बिफोर शेयर होल्डर्स, और मोस्ट ऑफ द टाइम शेयर होल्डर्स ही अगर डायरेक्टर्स होते हैं तो उन्होंने अप्रूव करना होता है। लेकिन जो मेंटेनेंस है वो सीएफओ के पास होगी। चले, मीन्स ये ये ओपन एक पॉइंट क्वेश्चन है। हो सकता है। ये ओपन क्वेश्चन है, इसके ऊपर हम डिबेट फिर करेंगे, आप लोग भी रिसर्च करें। फिलहाल सीएफओ एज पर ये एक सेंटेंस, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, इसको बेस करते हुए हम सीएफओ कह रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर आप लोगों ने रिसर्च करनी है। जी अब्दुल रहमान साहब, 8वां क्वेश्चन पढ़िए। Question number 8. Who appoints the first auditor of a company in Pakistan? Option A, SECP.
Option B, Board of Directors. Option C, Shareholders in General Meeting. Option D, Company Secretary. The correct answer is B, Board of Directors. किसी का बी के अलावा किसी ने लगाया है निशान तो वो बोले। सबका बी है? यस सर। जी सर। ओके Yes, sir. जी, इमरान साहब क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िएगा। Yes, sir. Which section of the Companies Act 2017 deals with the preparation of financial statement? A. Section 32. B. 17, Section 170. C. Section 223. D. Section 240. जी, जिन्होंने सी के अलावा लगाया वो बोले। सर मैंने डी लगाया। सर मैंने भी डी लगाया। सर मैंने तो लगाया नहीं है। तो मैंने सर डी लगाया। असल में सेक्शंस के ऊपर मुझे 100% हम्म, श्योर था कि आप लोगों को इसमें कंफ्यूजन होगी, क्योंकि सेक्शन वाइज हमने इन चीज़ों को नहीं इस तरह डिस्कस किया हुआ। लेकिन सेक्शन 23 जो है वो रिलेटेड टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, इसको अपने जहन में रख लीजिएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पे मुझे हमारे जो अब्दुलरहमान, सामिया और खान साहब, आप लोगों ने इसके ऊपर ठीक आंसर नहीं दिया। मैं आप लोगों को क्या बोलूं आपने ये सॉल्व किया हुआ है। सर आप थोड़ा सा डांट सकते हैं कि पैसे लगाए हैं, टाइम लगाए हैं, लगाते हैं आप लोग, और अब ये आपकी उम्र भी नहीं है पढ़ने सब्जेक्ट की, की बात कर रहे हैं, फिर कोई भी। सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। कोई नहीं, आप इसको दोबारा पढ़ लिए, इसीलिए एक किस्म का कह लें कि रिवीजन हो गई। अब ये पक्का हो जाएगा। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, आप नहीं भूलेंगी, क्योंकि इसके साथ आपको खुद ब खुद याद आ जाएगा कि सर ने ये बात कही थी। जी जिशान साहब आप पढ़िएगा। Question number 10. हम्म, Which of the following statements is true about the ultra virus doctrine under the Companies Act 2017? A. It allows companies to engage in any business activities. B. It restricts companies to only those activities mentioned in their memorandum. C. It prevents director from being personally liable for the company's action. D. It exempts companies from adhering to the corporate governance code. And the correct answer is B. It restricts companies to only those activities mentioned in their memorandum. जी सबका यही है। यस सर। वो आपको जी पता सर। है कंपनी हम रजिस्टर करते हैं तो आपको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है उसका पर्पज होता है या जो, इसलिए वो कहते हैं कि मेमोरेंडम में आप लिख देते हैं पहले। सब ने। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है सामिया बोलिए। Question 11. Which section of the Companies Act 2017 outlines the qualifications and disqualifications for directors? A. Section 153, B. Section 161, C. Section 166, and D. Section 172. And the correct answer is Section 153A. सबका ठीक है जी। नो नो, No, मेरा sir. रॉन्ग है, मैंने डी लगाया। नहीं सर मैंने लगाया ही नहीं है, मैंने नहीं लगाया कुछ। इमरान साहब आपने तो ज्यादती की फिर हमारे साथ, आपने क्यों निशान लगाया? सर मैंने भी ये रॉन्ग किया है सेक्शन, वो भी मैंने 172। भूल गया था सर मुझे। चले, अब नहीं भूलेगा आपको, ये अब देख लीजिएगा। मैं अगली बार भी पूछूंगा, आप सही बताओगे। इंशाल्लाह सर अभी नहीं भूलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जी, ये मैं पढ़ता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिड्यूशियरी ड्यूटी ऑफ डायरेक्टर्स अंडर द कंपनीज एक्ट 2017? ड्यूटी टू एक्ट विद इन अ पार, duty to attend all board meetings, duty to ensure high profits, duty to follow the shareholders instructions। इसका आंसर है जी ए। सबका ए है? नो, मैंने बी लगाया। Yes, sir. A. जी सर ए है। A, sir. देखो ये यहाँ पे जिशान साहब आपका भी ए है, शहजाद Sir, का A. गलत है। हाँ मेरा गलत है सर। जी शहजाद साहब, इसको अपने जहन में रखिएगा कि फिड्यूशियरी जी ड्यूटी जो होती है डायरेक्टर्स की, वो ड्यूटी टू एक्ट विद इन पार है।
अब यहाँ पे फिड्यूशियरी के थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए, ये है एज एन एजेंट, एज एन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनी। ठीक है। एक आइडियल सिचुएशन जो होती है वो होती है कि जी कि जो आपकी ड्यूटी लगाई गई है उसी के मुताबिक काम करना है। अगर आप उससे कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं तो वो फिर आप ब्रीच कर रहे हैं, आप अपनी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के साथ कुछ कर रहे हैं, या आप ऐसे कह लें कि आप सही नहीं कर रहे और अपनी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे। ठीक है। उसने जो भी काम करना है, उसको जो पावर्स दी गई हैं उसी के मुताबिक उस बंदे ने काम करना है। वो किसी की मसले में टांग नहीं अड़ाएगा। उसकी जो लिमिटेशंस हैं, जो उसका एक रूल्स एंड रेगुलेशन, या आप ऐसा कह लेंगे जो उसको वो ग्राउंड, जिस ग्राउंड में खेल रहा है वो उसी ग्राउंड के अंदर रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। ठीक है ठीक। जी अब्दुल रहमान साहब। Sure. Question number 13. Under the Companies Act 2017, directors are required to disclose their interest in a contract or arrangement. Option A, only if they are a majority shareholder. Option B, at the first board meeting when the contract is discussed. Option C, only if the contract exceed a certain value. Option D, only to the audit committee. The correct answer is option B, at the first board meeting when the contract is discussed. जी सबका यही है बी। नो, मेरा Yes, डी sir. है, रॉन्ग। Yes, sir. B. ठीक हो गया, शहजाद साहब का गलत है। ठीक है जी शहजाद साहब, मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूं, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। अंडर द कंपनीज एक्ट 2017, डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज देयर इंटरेस्ट इन ए कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट। अब यहाँ पे जो चीज है, जब कोई डायरेक्टर अपॉइंट होता है वो सबसे पहले अपनी इन राइटिंग में कंसेंट देता है कि वो ऑफिस होल्ड करने को तैयार है। वो जब तक नहीं देता उस वक्त तक डायरेक्टर को ऑफिस नहीं दिया जाता, यानी ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकता। इसलिए वो इस चीज के अंदर जिस वक्त वो अपॉइंट होता है तो अपनी पहली ही मीटिंग के अंदर वो क्या करेगा, एट द फर्स्ट मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्कस्ड, कि वो अपनी जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है या इलेक्ट होके आया है तो वो अपनी पहली मीटिंग में ही डिस्कस करेगा। ठीक है जी। ठीक। Under the Act Companies Act 2017, a company's share capital can be increased by board of director, ordinary resolutions in a general meeting, special resolution in general meeting, SECP approval. इसका आंसर है सी। अब जिसका गलत है वो बोले। मेरा गलत है। जी इसको एक्सप्लेन करेंगे जी खान साहब या सामिया, दोनों में से एक बंदा। यस सर, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी हमें अपने बिजनेस को कैपिटल फंड रेज करने के लिए हम करते हैं थोड़ी फंड आवाज सही करिए, रेज। जी। आवाज थोड़ी सही करिए, आवाज, आवाज वॉइस, नहीं आ रही? आवाज थोड़ी सही करिए। आप बोले। हाँ जी, अब आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ये जब लास्ट में हम टॉपिक पढ़ रहे थे तो सर ने ऐसा बताया था कि जब भी कोई कंपनी अपना प्रोजेक्ट को एक्सटेंड करती है, फंड रेजिंग कर रही है, कैपिटल को बढ़ाती है, तो वो ज़ाहिर है बैंक से वो करती है ना, उसके लिए इनको एक स्पेशल रेजोल्यूशन जीएम मतलब जनरल मीटिंग में ये चीज करनी पड़ती है स्पेशल रेजोल्यूशन के जरिए, क्योंकि उन्हें अपने फंड्स को इंक्रीज करना होता है, कैपिटल को इंक्रीज करना होता जी सामिया आप एक्सप्लेन कीजिए। सर मुझे नहीं आता इसका आंसर, लेकिन मैंने लगाया स्पेशल रेजोल्यूशन ही है। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस जो भी होगा, जो एक तो रूटीन के मैटर्स हैं उनके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन सिंपल एजीएम के अंदर, या आप रूटीन के अंदर जो आपकी स्टेचुरी मीटिंग्स हो रही हैं क्वार्टरली बेसिस पे, आप उसमें डिस्कस करके निकाल देते हैं। जहां पे आपकी बिजनेस की एक्सपेंशन हैं, इन्वेस्टमेंट्स हैं, या कोई मेजर फैक्टर जो है वो
एंकर्ड हो रहा है और आपकी कंपनी को इफेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए प्रॉपर एक जो स्पेशल रेजोल्यूशन है वो पास की जाती है। जस्ट लाइक अगर आप एग्जांपल जैसे इमरान साहब बोल रहे थे कि आपको एक ऑर्डर मिला, आपकी कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की कैपेसिटी सपोज 100 यूनिट्स की है, आप उसको बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए कैपिटल चाहिए, कंपनी की इतनी सख्त नहीं है कि कंपनी डोंट हैव सच कैपिटल कि वो अपनी एक्सपेंशन खुद कर सके। वो क्या करेंगे, इस एक्सपेंशन को करने के लिए बोर्ड से एक अप्रूवल लेंगे कि हम किस साइड पे जाएं, क्या मार्केट से पैसे उठाएं, शेयर्स फ्लोट करें, या किसी कमर्शियल इंस्टीट्यूट से लोन लिया जाए। ये फिर डिसाइड होता है, फिर एक बंदे को अपॉइंट कर दिया जाता है, उसको ऑथराइज बना दिया जाता है कि वो सारी एक्टिविटी को साइन करेगा, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी। तो उसके लिए जब भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस आएगा, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिजनेस से मुराद कि एक स्पेशल कोई बड़ा चेंज जो इफेक्ट करता है कंपनी को, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाती है। जी जिशान साहब बोलिए। 15। Question number 15. The minimum subscription amount that must be raised before allotting shares in a public company is specified in A. Memorandum of Association, B. Articles of Association, C. The prospectus, D. The underwriting agreement. The correct answer is C. The prospectus. ये सबका सही है? नो जी सर। सर सबका सेम। नो सर, मेरा किसने बोला नो, वो मैंने बताए। मैंने मैंने बोला सर वो। ओके, मैंने ठीक हो गया जी, ठीक है जी। इसको एक्सप्लेन कौन करेगा? जिसका ठीक है उनमें से कौन करेगा? सर जो प्रोस्पेक्टस होता है वो इनविटेशन टू पब्लिक फॉर शेयर्स के लिए होता है, तो इस वजह से उसी को प्रोस्पेक्टस में ये सब कुछ लिखा होता जी है रिगार्डिंग द शेयर्स। आपने यहाँ पे पिछले दिनों में कोई 2-4 शेयर्स फ्लोट हुए हैं, उन लोगों को आपने देखा होगा कि उसके अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट है जी कि आप मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं, कितने शेयर परचेज कर सकते हैं। ये हर जगह पे जब भी आप कहीं भी कोई कंपनी अपने शेयर फ्लोट करती है तो वो एक लिमिट लगाती है कि जी मिनिमम आप 500 ले सकते हैं, 1000 ले सकते हैं, या एक सब्सक्राइबर को वो अलाउ करते हैं कि जनाब आप 1000 दे सकते हो, इससे ज्यादा नहीं ले सकते, और कम से कम 500 ले सकते हो, इससे कम नहीं ले सकते। ठीक है, ये जो चीज है ये प्रोस्पेक्टस के अंदर क्लियरली मेंशन होती है। और आपने देखा है कि वो जो एडवर्टीजमेंट आती है तो उसके अंदर बकायदा लिखा होता है, एक लिमिट दी होती है, मैक्सिमम और मिनिमम। Question number 16. Under the Companies Act 2017, share certificates must be issued within 30 days of allotment, 45 days of allotment, 60 days of allotment, 90 days of allotment. जी जिन जिन का ए है हाथ खड़ा कर लें। यस सर ए। यस सर ए है। सबका जी सामने नो आपका भी यही नो सर। सर मेरा बी है सर, 45 डेज। ना, सामिया जी आप तो ना करें ना। सर मैंने 90 डेज। सर ये डेज और जो डेज तो कभी भी मेरे क्लियर नहीं होंगे। जिस चीज की लॉजिक है ना मुझे वो चीज याद रहती है, जो थोड़ा क्रैमिंग करनी हो, ख्याल रखना हो, तो वो चीजें नहीं याद रहती, मिक्स होती हैं। बात ये देखे ना, आपके शेयर सर्टिफिकेट जब इशू होते हैं तो 30 डेज लगते हैं। ये अपने जहन में जरा इनको जी ना सर। लिख के देख लिया करें, आप ये इनको ना जितने भी इसमें 2-3 आपने बार दिए हैं लिखा करें, दो जी तीन वो बार याद हो लिखें, जाएंगे। याद हो जाएगा। लाइक ठीक है एजीएम का मुझे पता है। एजीएम का इसलिए पता है कि ये हमारी जो एजीएम्स वगैरह होती थी तो हम वहां पे फॉलो करते थे पाकिस्तान में ना, तो उसका बस पता है मुझे। या ऑडिट से रिलेटेड कोई चीजें हैं ऐसी हो जाएंगी इंशाल्लाह। जी शहजाद साहब 17 नंबर पढ़िएगा। The first meeting of shareholder after incorporation is called annual general meeting, B. extraordinary general meeting, statutory meeting, board meeting. करेक्ट आंसर इज सी, स्टैट्यूटरी मीटिंग। अब बताएं मुझे। मैंने भी यही लगाया। यस सर सी स्टैच्यूटरी मीटिंग। जी यस सर, सर मेरा यही लगाया मैंने। यही लगाया सर, मैंने गलत लगाया रहमान साहब आपने भी? यस सर, सर। मेरा गलत है। ठीक है। और ये आप लोगों ने तो
क्या कमाल कर दिया है। The notice period for an extraordinary general meeting in Pakistan is at least 7 days, 14, 21, 30 days. मैंने 21 डेज लगाया। 14 days इसका आंसर है जी। आप लोगों ने सबका ठीक है? Yes, sir, No, 14 मैंने days. 21 लगाया, 21। ओके, इसका 14 डेज होते हैं जी। ठीक है, अपने जहन में ओके। रख लीजिए। Yes, sir. A company's annual accounts must be filed with the SCCP within 14 days, 21 days, 30 days of approval for 60 days of approval. हाँ जी, जी सर, सी है इसका। सबका मैंने भी ठीक है 30 सी? लगाया। हाँ जी। ठीक लगा तुम्हें। Yes, sir, see, 30 days. Under the Corporate Governance Code, the chairman of the board of directors must be a member of the audit committee, an independent director, the CEO of the company, a non-executive director. हाँ जी, मैंने सी लगाया। ओके। D है sir. D, non-executive director. सर मैंने भी सी लगाया, CEO of the company. यार ठीक पहली लगा बात तो ये देखो, चेयरमैन और सीईओ में फर्क होता है। चले उस पर डिस्कस करते हैं, पहले तो सर अभी तो ये ये बता। बताइएगा कि मैं वैसे बी और डी में कंफ्यूज थी, ये मुझे पता था ए और सी नहीं है। ये बेसिकली इसका डिफरेंस क्या है इंडिपेंडेंट और नॉन एग्जीक्यूटिव का? देखिए, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ना, जब भी आप किसी को चेयरमैन बनाना है ना, वो एक इंडिपेंडेंट बंदा हो, नंबर वन। उसका उसमें कोई कंफ्लिक्ट ना हो। नंबर टू, वो किसी के जेरे असर ना हो। नंबर थ्री, he can decide take decision independently और विदाउट एनी प्रेशर। इसके अंदर मैं एक एग्जैक्ट चीज बताता हूँ। नॉर्मली आप ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर देखते हैं, या मैं इसको पब्लिक कंपनी की बात करता हूँ, गवर्नमेंट की जो कंपनीज है, जैसे SNGPL हो गया, जैसे PSO हो गया, या आपके OGDCL हो गया। इनके जो चेयरमैन होते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट पर्सन होता है। वो अपॉइंट होता है बाहर से, उसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये नॉर्मली क्या करते हैं, ये सिविल सोसाइटी से कोई बंदा उठाते हैं। बाकी पसंद नापसंद वो एक अलग चीज है, उसको छोड़े। लेकिन इसका जो रूल है, वो सिविल सोसाइटी से एक कॉम्पिटेंट बंदा उठाते हैं, उसको उसका चेयरमैन बना देते हैं। वो चेयरमैन की मुद्दत जो होती है, वो उसकी एज पर 3 साल या 5 साल होती है। तो वो जब मर्जी, वो जैसे एक आईनी ओहदा नहीं बनता, जैसे चीफ जस्टिस साहब है, वो आईनी ओहदा है। एक चीफ जस्टिस इलेक्ट हो गया, वो इस्तीफा ही देगा तो जाएगा, नहीं तो उसको कोई निकाल नहीं सकता। चीफ इलेक्शन कमीशन है, वो इस्तीफा देगा तो निकलेगा, उसको कोई निकाल नहीं सकता। इस तरह का ये चेयरमैन के ओहदे होते हैं। वो इसलिए होते हैं कि वो नॉर्मली गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड सिविल सोसाइटी के बिजनेसमैन, या आप कह लें कि रिलेटेड टू द इंडस्ट्री जो लोग होते हैं, जो कॉम्पिटेंट होते हैं, उन लोगों को वो अपॉइंट करते हैं। अब आप देखते हो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का कोई, कभी वो तरीन बना होता है, कभी कोई बंदा बना होता है। ठीक है, वो इंडिपेंडेंट बंदे उठा के उसके चेयरमैन बना देते हैं, इसलिए कि उसके ऊपर किसी का प्रेशर ना हो और वो आजादाना तौर पे अपने डिसीजन ले सके। और चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव इसलिए कहते हैं कि वो कोई किसी का मुलाजम नहीं है। ठीक है, यस सर, थैंक यू वेरी मच। बट सर वो जी। सैलरीड हो सकता है? चेयरमैन यस सर। चेयरमैन की सैलरी नहीं होती उसको, वो एक आने जाने का, और वो जितनी कोई कोई मीटिंग अटेंड करेगा उसको उसके हिसाब से वो पैसे दे देते हैं। वो बट सर वो परमानेंट फिर सैलरी नहीं है। इस पोस्ट पे फिर वो आएगा क्यों, अगर वो कंपनी के लाइक उसका वो क्या क्यों आएगा? काम होगा? चेयरमैन की देखें, आपको चेयरमैन का एक ओहदा मिल रहा है, एक आप उसके डिसीजन मेकर हैं, एक प्रोमिनेंट फिगर है। क्योंकि मुझे ये याद है
आप शायद, अगर आप में से कोई भी नहीं नाम जानता होगा क्योंकि ये पुराने हो गए। ख्वाजा मुजाहिद ईशाई, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और आईकैप का प्रेसिडेंट भी रहा हुआ है। तो ये बंदा मेरा बॉस था, चार्टर्ड अकाउंटेंट ईशाई एंड कंपनी। तो ये चेयरमैन ऑफ पीएसओ लगा, हालांकि इसका कोई वो मसला नहीं था। उसको लगाया गया, वो पीएसओ का चेयरमैन था। वो उसको सिर्फ वो चेक मिलता था जिस वक्त उसने जाना आना है और मीटिंग अटेंड करनी है, उसके उसको पैसे मिलते थे। फिर वो एक टैक्स की है डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी, वो उसका चेयरमैन था। वो कमेटी का जो भी कोई डिसीजन होता था या कोई मीटिंग होनी थी, वो जो डिसाइड करता था उसके उसको पैसे मिलते थे, कोई रेगुलर तनख्वाह नहीं थी। बट सर, कंपनीज के जो अफेयर्स हैं कि कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी में या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी पे ले जाने के लिए फिर ये चेयरमैन क्या कर सकता है अगर वो आउटसाइडर है एंड ही डोंट हैव हाँ, मच इंफॉर्मेशन? देखें, जो आउटसाइडर आके बैठता है ना चेयरमैन, उसको पूरा बोर्ड और उसका सीईओ सारे, मैंने पहले बात की, कॉम्पिटेंट बंदा होता है जो उस रिलेटेड क्या कहते हैं फील्ड का, या वो इस लेवल का बंदा होता है कि ही नोज एवरीथिंग। मैं आपको ख्वाजा साहब की इसलिए एग्जांपल देता हूँ कि वो बंदा एक पाकिस्तान का बड़ा प्रोमिनेंट आदमी था। जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो आईकैप का प्रेसिडेंट था, उसके अलावा ये साफा और इंटरनेशनल लेवल की जितनी भी आईसीडब्ल्यूए, ये सारे जितने भी कोई बड़ी हैं, फिफा फिफा क्या है ऐसे करके जो बनी हुई हैं काफी सारी, सॉरी भाई मुझे सारे नाम नहीं आते। तो वो वहां पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता था और वो उनका मेंबर होता था। साउथ एशियन अकाउंटेंसी का भी वो मेंबर था। एक्चुअली क्या चीज है जी, कुछ बोलना है जी सामिया? नहीं नहीं सर, मैं यही कह रही थी कि बेसिकली देखें, चेयरमैन जो वो सारी मीटिंग्स को चेयर भी करता है, तो अथॉरिटी उसके पास है, फाइनल सिग्नेचर भी चेयरमैन के होते हैं, डिस्कशंस भी होती हैं, और वो टोटली एक आउटसाइडर और इंडिपेंडेंट एक तरह से है, मतलब उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। और दूसरी बात, पीआर भी तो इतनी बनती है, कोई भी चेयरमैन होता है और जो आपको हमेशा लोगों को सिर्फ ये नहीं होता कि पैसे ही चाहिए, जब उनके पास ऑलरेडी वो एक क्वालिफाइड पर्सन है तो रिकग्निशन भी तो एक चीज़ है ना, कुछ लोगों को उससे भी उनकी सेल्फ स्टीम जो है वो बेहतर होती है। तो इसलिए भी लोग जो हैं वो इसको चेयरमैन बनने को या एक्सेप्ट करते हैं अगर कभी ऑफर हो तो। अब ये देखे ना जी, वो चेयरमैन था, मैं उसको असिस्ट करता होता था। मैं एमी खाम का पीएसओ का चेयरमैन बना हुआ था। वो सेक्रेटरी बेचारी मुझे फोन करके सारी सेटल करती होती थी, फिर उसके बाद उससे बात होती थी। और सर पीआर बनती है ना इससे, सबसे मैंने ज्यादा बड़ी उससे बात फिर है कि उससे एक फिर पेट्रोल पंप के ना कुछ लगने थे, वो मशीनें वगैरह वो निकल नहीं रही थी, वो किसी हमारे अजीज की फंसी हुई थी। मैंने फिर उसकी सेक्रेटरी को बोला तो उसने अगले दिन सारा कुछ रिलीज करवा दिया था। ये फायदे होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 जी, नॉन कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन रिजल्ट इन मॉनेटरी फाइन्स, delisting from the stock exchange, legal action against directors, all of the above। जी सर, किनका है ऑल ऑफ द अबव? जी ऑल ऑफ द सर, अबव सर, और डी। अब सर मेरा रॉन्ग। किसका रॉन्ग है जी? मेरा मेरा मेरा? अब जिशान साहब हैं या शहजाद साहब? शहजाद शहजाद। ओके, देखिए इन पे ऑल ऑफ द अबव है। आप देखें, नॉन कंप्लायंस विद द कोड ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस कैन रिजल्ट इन, इसमें आपको फाइन भी हो सकता है, आपको स्टॉक सॉरी स्टॉक एक्सचेंज से निकाल भी सकते हैं, और उसके अलावा लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इसलिए ये सारी पेनल्टीज हैं, ये पेनल्टीज ऑल ऑफ द अबव। ठीक है जी। ठीक। What is the minimum number of independent directors required on the board of a listed company? One, two, one third of the total directors, at least one independent director। सी जिनका सी नहीं है वो बोले। मैं अच्छा जी, यहाँ पे याद रखिए लिस्टेड और अनलिस्टेड। लिस्टेड और अनलिस्टेड कंपनी का कॉन्सेप्ट है आपको शहजाद साहब?
या लिस्टेड जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, लिस्टेड होती है, और अनलिस्टेड जो होती है वो लिस्टेड नहीं होती। तो इसके लिए 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर्स, ये आंसर है, ये ध्यान में रखिएगा। ओके। एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शुड नॉट हैव एनी pecuniary relationship with the company, be an employee of the company, own share in the company, be a relative of any executive director। जी बताइए, किन किन जिनका बी नहीं है वो बोले। मेरा बी नहीं है। ओके जी, अब्दुल साहब इसको एक्सप्लेन कीजिए जरा प्लीज। सर, इस क्वेश्चन को जरा एक्सप्लेन कीजिए, हमें समझाइए। an independent director should not be the employee of the company. Actually, sir, it shows the independent director. जी सामिया, आप इसको कुछ इंडिपेंडेंट एक्सप्लेन करेंगी? जी सर। लाइक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होना चाहिए जिसको किसी किस्म का कोई इंटिमिडेट ना कर सके, प्रेशराइज ना कर सके, और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए कंपनी में। तो अगर हम बाकी के जितने भी ऑप्शंस देखें, तो अगर डी ऑप्शन है तो वो रिलेटिव होगा। ऑब्वियसली उसको थोड़ा सा ये फेमिलियरिटी एक थ्रेट हो सकती है या रिलेशन है। अगर किसी के शेयर्स हैं तो ऑब्वियसली वो कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होगा। उसके डिसीजंस जितने भी होंगे उसका अपना सेल्फ इंटरेस्ट है इसमें। और हैव एनी पिक्यूनरी रिलेशनशिप विद द कंपनी, इस केस में भी लाइक उसका किसी किस्म का कोई रिलेशनशिप है तो भी वो डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकता है जहाँ पे उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो अ, मेरा ख्याल है मैं रॉन्ग कर रही हूँ सर। नहीं नहीं, बोले बोले, आप बोलती जाए। और बी एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है सबसे ज्यादा उसी को, मतलब इसका फिर ये हो सकता है कि सारों में ना जो है जिसको ज्यादा इंटिमिडेट किया जा सकता है वो एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी है, मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता। बाकी के मैंने गलत बता दिए हैं। मैंने इंडिपेंडेंस बाय वो ऑडिट के लिहाज से बता दिया, लॉ के लिहाज से नहीं बताया। इसको आप आपने जो आपने जो बोलना था वो बोल दिया। अब मैं इसके ऊपर राय लूंगा। इमरान साहब, आप बताइए जरा, आप कितना इनके साथ एग्री करते हैं और कहाँ पे आप चाहते हैं कि इसमें मजीद एक्सप्लेन किया जा सकता है? सर ये एक तरह ही है कि जिस लास्ट में हमने इसको डिस्कस किया था, तो बी एन एम्प्लॉय ऑफ कंपनी होता है। क्योंकि अगर कोई डायरेक्टर का कोई रिलेटिव है तो उसका जाहिर है वो क्या उस अपना मतलब इम्पैक्ट कर सकते हैं जिसका शेयर्स है और फ्यूचर साम्या में से ये हटके कोई नई बात करें। सर एम्प्लॉय को अगर देखा जाए तो मुलाजिम है ना, तो वो जो अगर बात करे वो किसी के प्रेशर में या उसको कोई सेल्फ इंटरेस्ट या कोई वो चीज़ नहीं है इस लिहाज इसमें से। मैं आपको एक थोड़ा सा एक और इसको एक्सप्लेन करता हूँ। नॉर्मली क्या होता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जब कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी कंपनी के साथ कोई जॉइंट वेंचर करती है या एग्रीमेंट करती है, वो क्या करती है कि वो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर देती है, जो एज ए वॉच डॉग कह लें, एक मॉनिटर जो है वो उसको बना देते हैं, क्योंकि उसका उसके साथ कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर वो जाएगा या कोई मीटिंग अटेंड करेगा या उसके आने जाने का कोई खर्चा होगा तो वो उसको उतना रीइंबर्स हो जाया करेगा। बाकी उसको खुली इजाजत है कि आप जो मर्जी बोलें, जो मर्जी कहें, और किसी के प्रेशर में आने की जरूरत ही नहीं। अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन पढ़ा था, तो वही आप प्रोविजंस जो हैं वो इस पे अप्लाई कर सकती हैं। ठीक है, अगर वर्डिंग का चेंज है इसमें, अदरवाइज दोनों की, चेयरमैन की और ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है, क्वालिटीज दोनों की एक सी है। क्लियर? ये नॉर्मली ज्यादातर जो है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स जॉइंट वेंचर्स जब हो रहे होते हैं, तो कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी है या थर्ड कोई कमर्शियल इंस्टीट्यूट है, वो एक इंडिपेंडेंट नुमाइंदा अपना वहां पे अपॉइंट कर देते हैं, जिसका ना कोई शेयर होल्डिंग होती है ना कुछ भी नहीं होता, उसका सिर्फ नाम एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मेंशन किया जाता है।
और कुछ नहीं होता। द टर्म ऑफ ऑफिस फॉर एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज 1 year, 2 years, 3 years, 5 years। सब सर में इससे पहले मैंने 3 years किया था, फिर 1 year 5 कर 3 years, sir. B. कीप इन योर माइंड, डायरेक्टर का सिर्फ पहले साल 1 साल होता है, उसके बाद आफ्टर देयर आफ्टर 3 years, 3 years, 3 years, कोई भी डायरेक्टर है 3 years। गॉट इट? चीफ एग्जीक्यूटिव 3 years। The audit committee of a listed company should consist of at least 2 members, 3 members, 4 members, 5 members। सबका ठीक है? नो सर। जी इसमें जी सर। 3 members होते हैं। कीप इन योर माइंड, इसको Okay. याद कर ले, रट्टा लगा ले, लिख ले। The chairman of the audit committee must be an executive director, the chief executive officer, an independent director, the company secretary। हाँ जी, जी सर सबका सी है। यस सर। मैं गलत लगाया, बी लगाया। सी है जी, ठीक है जी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होगा। ऑडिट कमेटी का इंडिपेंडेंट होना चाहिए, खुल के बात करे तो ये की कीता है, ठीक है ना ओके। जी। सामिया पढ़िए जी 27। The Nomination and Remuneration Committee is responsible for A. Selecting suppliers for the company, B. Reviewing the performance of the CEO, C. Approving the annual financial statements, and D. Conducting shareholder meetings। Yes, B. Reviewing the performance of the CEO। इसमें एक चीज़ सब ये भी याद रखने वाली है कि जहाँ पे भी रेम्यूनरेशन की बात आ रही है, तो रेम्यूनरेशन कहते ही सैलरीज़ को हैं या जो भी रिमिट करते हैं, तो ऑब्वियसली इसका फिर सप्लायर से भी लेना देना नहीं है और एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट से भी और शेयर होल्डर मीटिंग से भी नहीं। तो ऑब्वियसली ये रेम्यूनरेशन कमेटी ही बताती है कि परफॉर्मेंसेस को रिव्यू करके। सर ये बाकी बोर्ड की भी रेम्यूनरेशन कमेटी ही बताती है या सिर्फ सीईओ की बताती है? मुझे ये पता है कि मतलब इनका काम है परफॉर्मेंस को देखना और फिर अ, ये डिसाइड करना कि क्या पे कर रहे तो हैं या कितनी एनहांसमेंट होगी ऐसे। ये कमेटी अपने मुलाजमीन की रिव्यू करती है, तो सीईओ जो है वो आपके मुलाजमीन में शामिल है, वो डायरेक्टर नहीं है, सही सही। ठीक है जी। चलिए जी, इमरान साहब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। जी सर। नेक्स्ट है द नॉमिनेशन एंड रिम्यूनरेशन कमेटी शुड मीट एट लीस्ट एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, एज नीडेड। डी, एज नीडेड। जी सबका है, डी है। नो सर, नो। नो सर, मैंने भी सेमी एनुअली लगा। ये एज नीडेड पे चलती है। जहां पे सेमी एनुअली या क्वार्टरली आते हैं ना, वो एक स्टैचुरी मीटिंग है। स्टैचुरी मीटिंग क्वार्टरली होती है। जो एजीएम होती है वो एनुअली होती है। जो आपकी कमेटी है, रिम्यूनरेशन कमेटी है, वो जब कभी उनका दिल करे वो रिव्यू कर सकती है, ठीक है जी। आगे आएंगे क्वेश्चन, अब देखता हूं मैंने जो बोला है उनमें से आप कितना ठीक करते हैं। जी शहजाद साहब बोलिए 29 नंबर। Who is the responsible for overseeing the company's CSR activities? First, the chief executive officer. B, the board of directors. C, the audit committee. D, the company secretary। सीएसआर से क्या समझ आती है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ठीक है जी, अब इसका आंसर बताइए जी शहजाद साहब। रॉन्ग है मेरा। चलो आपको दोबारा देते हैं कि आपने सीएसआर का मतलब समझ लिया, तो उसके मुताबिक आप क्या कहेंगे? देख कर ही बोल दो। चीफ एक्सप्लेन कर दे आप। एक्सप्लेन मैं करवाता हूँ जी। अब्दुल रहमान साहब आप करें जरा एक्सप्लेन। यस सर। मुझे लगता है ये साथ में खाना भी बना रहे हैं, इसलिए जब भी सर आप क्वेश्चन पूछते हैं तो ये दोबारा से क्लास में प्रेजेंट होते हैं। रहमान साहब किचन में है।
सर मैं इधर ही हूँ। असल में सर ये है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही रिस्पॉन्सिबल होता है ये जो सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, क्योंकि वो इसको ओवरसी कर रहा होता है, इन सब इन सब की पॉलिसीज को और इसकी एक्टिविटीज को। जी शहजाद साहब, जीशान साहब आप कुछ बोलेंगे इस पे, अपने कमेंट्स देंगे? सर जो कंपनी की जितनी भी मैनेजमेंट जितनी भी अफेयर्स हैं उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही जाती है इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। जी शहजाद साहब, कुछ क्लैरिटी है? यस सर। चले। The risk management committee should include only executive directors, only non-executive director, a mix of executive and non-executive directors, only independent directors. इसका है mix of executive and non-executive directors. सबका ठीक है? जी नो सर। सर। यस सर। अच्छा जी शहजाद साहब, जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है उसमें दोनों तरह के लोगों को रखा जाता है ताकि ओके बैलेंस रहे और हर एक को पता हो कि हमने क्या करना है। A mix of executive and non-executive directors, दोनों को। ठीक है जी। ओके सर। ओके सर। The internal audit function should report directly to Chief Executive Officer, Chief Financial Officer, Audit Committee, Risk Management Committee. Audit Committee को होता है। आप सबका ठीक है? नो सर। नो सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सीएफओ, इसमें तो बिल्कुल ही सीएफओ, इसमें बोर्ड है ही नहीं तो कोई। सर जी ये जरा क्वेश्चन पढ़ो जरा। सॉरी। सर सी होगा सर, इंटरनल ऑडिट फंक्शन है ना। यस सर, ये ऑडिट कमेटी मैंने किया है, मैं वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। ठीक है जी जीशान साहब। यस सर, ऑडिट कमेटी। शहजाद साहब आपको क्लियर है? यस क्लियर है। चलिए। Who is responsible for preparation of the financial statements? वो सवाल पहले ही आ गया यार, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ जी। सर मैंने इसको सर्च किया था, वो जो हमने क्वेश्चन भी किया, वो कहते हैं कि जो डिफरेंस क्या है, जो प्रैक्टिस है वो है ड्यूटीज कैरिड आउट बाय द सीएफओ फॉर प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बट द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो अगर क्वेश्चन में वो ये कहें कि ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, तो फिर अगर बोर्ड और सीएफओ हो तो मेरा ख्याल है हमें फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्लिक करना चाहिए, लेकिन जो नॉर्मल क्वेश्चन पूछा हो तो फिर उसमें सीएफओ ही आएगा। चले जी, हम आपसे एग्री करते हुए सीएफओ को लगा रहे हैं। ठीक है जी। और जब भी आपके पास मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर आए तो उसको जरा ध्यान से पढ़िए करिएगा, क्योंकि ये वाली जो चीज है, मेंटेनिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स और प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बनाता और करता तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ही है, लेकिन उन नंबर्स को, उन फिगर्स को, उन डिस्क्लोजर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? मैनेजमेंट की। क्लियर? क्लियर। Which of the following is required to be disclosed in the financial statement? Future profit projections, director remunerations, marketing expense, employee training costs. सबका ठीक है? नो सर। यस यस सर, बी, डायरेक्टर रेम्युनरेशन। यस सर। शहजाद साहब आपने, मेरा तो ख्याल है आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी होंगी, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी होंगी। यस सर, मैंने इसको फर्स्ट लगा दे फ्यूचर प्रॉफिट। नहीं नहीं, मैंने आपसे जो पूछना चाह रहा हूँ कि जी सर। आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं, उसके अंदर रिलेटेड पार्टी और डायरेक्टर्स की जो रिम्यूनरेशंस होती हैं उनका डिस्क्लोजर होता है। ओके सर। कभी देखी है सर? नो सर, नो सर। चले। आप ये, अब आपने ना किसी की भी कंपनी की या अपनी कंपनी की ऑडिटेड रिपोर्ट जरूर पढ़नी है। ओके सर। नेक्स्ट टाइम मैं पूछूंगा आपने पढ़ी है कि नहीं। ओके।
The financial statements must be published within how many days after the end of the financial year? 30, 60, 90, 120. 90. सबने यही लगाया? नो सर, मैंने 30 days लगाए। 30 नो सर, days मैंने पहले का था, 60 वो days थी लगाए थे। सबमिशन थी SCCP को। SCCP को जी। यहाँ पे पब्लिश की बात है। चले 90 days है, ये हार्ड कोड आंसर है, इसलिए आप इसको याद रखें। शेयर होल्डर्स मस्ट बी प्रोवाइडेड विद द नोटिस ऑफ द AGM एट लीस्ट हाउ मेनी डेज बिफोर द मीटिंग? 7, 14, 21, 30। 21 days सर। सबका 21 है। नो सर। इसका जी 21 डेज होता है AGM का, ये अपने जहन में रखिएगा। ऊपर जो था अपने 14 डेज का जो पड़ा था, वो भी अपने जहन में रखिएगा, भूल ना जाइएगा। ठीक है। ठीक। अब्दुल साहब 36 नंबर पढ़े। Yes, sir. Question number 36. Under the code, minority shareholders are protected through option A, enhanced voting rights, option B, direct communication with the board, option C, provision for the cumulative voting, option D, exclusive rights to profit. And the correct answer is provision of cumulative voting. ये सबका सही है? यस सर। यस सर। जी सर। क्या कंसेंसस पाई है इस क्वेश्चन पे सब ने? जी सामी, अगला पढ़ेंगे। Question 37. The Code of Corporate Governance requires that all related party transactions be A. disclosed to SCCP, B. approved by the Audit Committee, C. approved by the shareholders, and D. conducted at market rates, B. approved by the Audit Committee. सबका ठीक है? Yes. यस। नो सर। जी इमरान साहब इसको एक्सप्लेन करें, जिशान साहब को भी समझ आए और मुझे भी। जी सर, ये इसमें बता रहा है द कोड ऑफ कॉर्पोरेशन गवर्नेंस रिक्वायर्स ट्रांजेक्शन के हवाले से, तो अप्रूव बाय द ऑडिट कमेटी। जितनी जो ट्रांजेक्शन्स होती है सर, उसको ऑडिट कमेटी ही दिखती है, अप्रूव वही करती है। यहाँ सर पे आर्म्स रिलेटेड पार्टीज का कॉन्सेप्ट क्या है? सर आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन में तो फिर मार्केट रेट्स आने चाहिए रिलेटेड पार्टी देखिए, के लिए। आर्म्स लेंथ की बात करते हैं तो मार्केट रेट तो ठीक है आपकी बात, फिर वो उसके बाद वो आपके पास तो वो 3 या 4 जो मेथड है, कप्स है और मार्केट का है, फिर कॉस्ट एनालिसिस का है, वो फिर आप लोग उसमें से कोई जो मोस्ट अप्रोप्रिएट होता है, जो नियर टू दी मार्केट नॉर्म्स होता है, वो आप अडॉप्ट करते हैं मेथड और उसके मुताबिक चलते हैं। तो उसके लिए ये एक आजकल जो इश्यू तो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जितना बड़ा इश्यू है आजकल इन्होंने आर्म्स लेंथ और रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस, इसको जितनी हवा दी और जितनी सर मौज ट्रांसफर चढ़। प्राइसिंग इन्होंने जो किया हुआ है इधर कॉर्पोरेट हाँ, में, कॉर्पोरेट टैक्स में, हो जो कमाई हुई है चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स की, इसके ऊपर हर बंदा डरा हुआ है कि पता नहीं कैसे क्या होता है, पता नहीं क्या होता है। ठीक है, तो बड़े लोगों ने पैसा कमाया है इसमें और हर कंपनी के अंदर ये डिस्कस होता है। खासतौर पे जो डायरेक्टर्स है ना, वो इतने घबराए हुए हैं, पता नहीं यार इधर पलंटी ना बैठ जाए। हालांकि सर कुछ भी नहीं है ये, मतलब इस तरह ऐसा इशू नहीं है, लेकिन वो हवा इतना बनाया हुआ है इसको इधर यूएई में स्पेसिफिकली। मैंने वही बोला ना, मैं एक कंपनी का पीछे एक कंसल्टेंसी दे रहा था, तो मैं काम कर रहा था, तो वहां पे एक चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी के 2 रिप्रेजेंटेटिव आए, तो वो बैठे हुए थे, मैं भी साइड पे होके बैठ गया। वो जो हमारे CFO साहब थे, वो उनको वो बड़े लंबे लंबे भाषण दे रहे थे, मैं सुनता रहा, बैठा रहा। वो उन्होंने कोई 2 घंटे लगाए उस पे। तो जब वो चले गए, तो वो जो CFO था, वो एक्चुअली मेरा दोस्त ही था, मुझे मुझे कहने लगा ये क्या कह के गए हैं? मैं क्या, जो कुछ सुना है ना, इन्हें झाड़ देते, अगला काम कर। छोड़ दो, इनके ऊपर मत जाओ,
तुम अपना काम करो, जब ये कंप्लीट होगा उसके बाद देखेंगे इसके साथ करना क्या है। ये इसका आंसर मैं किसने पूछा था? मोहम्मद शहजाद ने। मैं बताती हूँ सर, करेक्ट करा दीजिएगा अगर मिस्टेक हुए तो। बेसिकली वो जो आप बात कर रहे हैं आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन की, वो तो उसकी है कि आपने उसको कंडक्ट कैसे करना है। यहाँ पे बात ये हो रही है, अब ऑडिट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्या? उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको, उसकी आप कंप्लाइंस देखें, कंपनी में जितनी भी पॉलिसीज हैं या रेगुलेटरी लॉज हैं उसको फॉलो कर रहे हैं, अकाउंटिंग लॉज को, और जो कंपनी की इंटरनल पॉलिसीज हैं उनको भी। तो बेसिकली ये एज पर लॉ भी ऐसे है कि आपने उसको कंडक्ट क्या करना है, आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन पे होना चाहिए उसको। लेकिन मतलब उसकी चेकिंग है, तो चेकिंग कौन करेगा? वो ऑडिट कमेटी चेकिंग करेगी उसको, कि आपने, अगर वो नहीं भी करेंगे मार्केट रेट पे, तो ऑडिट कमेटी जो है वो उसको पकड़ लेगी, इसलिए वो अप्रूव करेंगे। ऑडिट कमेटी बेसिकली आपका इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट है, और जो भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो थ्रू ऑडिट कमेटी अप्रूव होती हैं। और ऑडिट कमेटी टाइम टू टाइम एक सेगमेंट को चूज करती हैं, एक डिपार्टमेंट को, और उसका वो कंटिन्यूसली ऑडिट करती रहती हैं। यानी कि आप एक साइकिल बनाया हुआ है, एक ने कर दिया, कभी प्रोडक्शन का कर दिया, कभी मार्केटिंग का कर दिया, कभी एपी को देख लिया, कभी एआर को देख लिया। तो उसके अलावा ऑडिट कमेटी जहाँ पे टैक्स इन्वॉल्व है, ऑडिट कमेटी के पास हर ट्रांजैक्शन जाती है, वो उसको इवेल्युएट करती है कि क्या टैक्स के जो लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, वो फुलफिल हो रहे हैं, पॉलिसीज को देखा जा रहा है। ये ऑडिट कमेटी के बगैर ना पेमेंट होती है, खासतौर पे पेमेंट वाला जो एरिया है ना, वो ऑडिट कमेटी जो है उसको अप्रूव करती है कि हाँ इसको ठीक है, सेल्स टैक्स लगा है या वैट लगा हुआ है, इसके ऊपर कॉर्पोरेट टैक्स कटा हुआ है, जैसे विद होल्डिंग टैक्स इन पाकिस्तान आ गया, या दूसरे लॉज हैं जो ड्यूटीज हैं उनके मुतालिक, वो हर चीज को वो चेक करते हैं। और इंटरनल जो ऑडिट कमेटी का काम है, जैसे सामिया ने बोला, ये इंटरनली एक पॉलिसीज को डेवलप करते हैं और उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करवाते हैं। जी 38 नंबर जी, खान साहब। यस सर, मैं पढ़ता हूँ। 38. A whistleblower policy should be established to A. Encourage employees to report misconduct, B. Increase profits, C. Improve marketing strategies, D. Enhance product development. मैंने सर ए लगाया है। सबका है जी? यस यस सर। हेलो जी शहजाद साहब। शहजाद साहब। हेलो, जी आवाज नहीं आ जी, रही। यस यस। आपने ए ही लगाया? नो 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 सर, मैंने बी लगाया। इनकरेज एम्प्लॉयज टू रिपोर्ट मिसकंडक्ट। विसल कब बजती है? आप हॉकी खेल रहे हो, फुटबॉल खेल रहे हो, विसल यस, कब बजती है? जब फायर करता है, ओके। जब फाउल खेला जाता है ना। यस, हेलो। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ। मैं आपको कुछ समझ आई? रिपीट कर दे सर, अब वॉइस का इशू है। हाँ जी अब्दुल रहमान साहब, आपको अगर समझ आई है तो आप एक्सप्लेन करें। सर। अब्दुल रहमान साहब को तो मैं सोते हुए भी उठा देता हूँ। सर वो जैसे आपने बताया कि मिसाल दी है ना कि हॉकी जब खेल रहे होते हैं तो विकेट कप जब कोई प्लेंटी करता है या कोई उस टाइम पे, तो वो आपने इसकी मिसाल यहाँ पे दी है कि एलसीडी कब बजाई जाती है। नहीं नहीं, ये विसल ब्लो नॉर्मली मैंने जैसे आपको ना एक कोई भी रेफरेंस के तौर मिसकंडक्ट। पे एज एन, वो कहते हैं ना अशारतन कनायतन चीजें बताना, मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था। उस रेफरेंस के मुताबिक हम लोग इस कॉन्टेक्स्ट को देखें। तो मैं अब चाहता हूं कि आप लोग मुझे जरा थोड़ा सा मुझे समझा दें कि क्यों है ऐसा। सर जैसे कि कुछ मिसकंडक्ट होता है जैसा ऑर्गेनाइजेशन में, तो विसल ब्लो में ये होता है कि कोई भी एम्प्लॉय अगर उसके साथ कोई भी किसी भी किस्म की ज्यादती हो रही है, तो या किसी भी किस्म का कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो वो एचआर में वो इस चीज को, इशू को रेज कर सकता है।
जो भी उसके साथ मिसकंडक्ट हो रहा है मामला ना, तो एम्प्लॉयज को इनकरेज किया जाता है कि वो फील फ्री होके जो है इस इशू को उठा सकते हैं कि हाँ ये डिपार्टमेंट के अंदर ये चीज़ गलत हो रही है, किसी के भी साथ या हमारे साथ या किसी और के साथ। तो जी ये सामिया। ब्लो नहीं सर, ये ऐसे ही है। बेसिकली विसल ब्लोअर का जो कॉन्सेप्ट ज़्यादा था वो फ्रॉड या उसको डिटेक्ट करने के लिए करप्शन को, क्योंकि कुछ अगर लोगों को पता है तो वो साइलेंट रहते हैं, और वो इसलिए साइलेंट रहते हैं कि अगर वो बता देंगे तो उनका नाम आ जाएगा, उनकी जॉब को थ्रेट होगा। तो विसल ब्लोइंग वो इसलिए भी करते हैं कि एम्प्लॉयज़ अगर जो हैं वो मिसकंडक्ट किसी भी किस्म का देख रहे हैं और उसको वो रिपोर्ट करते हैं, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी रखी जाती है और उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले लिया जाता है। और इससे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो इनकरेज भी होते हैं, मतलब वो इंडिपेंडेंटली काम भी करते हैं, कुछ भी रॉन्ग देखते हैं और ऑब्जेक्टिवली भी करते हैं कि कुछ गलत हो रहा है देखते हैं तो उसको वो रिपोर्ट करते हैं। तो एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करने के लिए आप ही की बात को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूँ कि इसमें चीज क्या है बेसिकली। ये सारा उसको इनकरेज करने के साथ साथ उनको एक सेफ गार्ड भी किया जाता है कि उनको थ्रेट नहीं किया जाता। उनका नाम तो जैसे सीक्रेट रखा गया है, नंबर वन। नंबर टू, उनके अगेंस्ट कोई किसी किस्म की फिर बाद में वो होती है ना, टसल हो जाती है यार, किसी को पता चल गया इसने मेरे खिलाफ बात की थी, वो उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। इस चीज को भी प्रोटेक्ट किया जाता है फिर जी इस सर। और शेल्टर्स के सम अंडर। टाइम तो अगर फ्रॉड या करप्शन वाला केस हो तो सर सम टाइम कुछ कंपनीज की पॉलिसी होती है वो पे भी करते हैं उनको, एम्प्लॉयज को ना, एज ए हाँ, बोनस या रिवॉर्ड रिवार्ड के तौर देते हैं। पर। हाँ। ठीक। लो जी 39 जी शहजाद साहब पढ़िए। To ensure transparency, the code mandates that companies should publish quarterly financial result, keep all information confidential, disclose information only to board members, share information with competitors. इसका आंसर ए है। सबका ए लगा हुआ है। No sir, मेरा wrong है. Yes, sir. A. हम्म, लेकिन जैसे बात कर रहे हैं ना, द कोड मैंडेट्स द कंपनी शुड पब्लिश क्वार्टरली फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे अपने फाइनेंशियल रिजल्ट्स जो है पब्लिश कर रहे होते हैं तो आपको अपनी एक्यूरेसी रखनी होती है। उस एक्यूरेसी को जब रखते हैं तो आपकी ट्रांसपेरेंसी भी आएगी और उसके साथ साथ आपके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका जो ट्रस्ट है वो डेवलप होता है। क्यों? उनको वो डिविडेंड से गर्ज होता है कि हमें डिविडेंड मिलना चाहिए। जब हर चीज उनको सामने फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मिल रही होती है तो दे कैन एनालाइज और वो जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको प्रॉपर तरीके से लेके चल सकते हैं। क्यों? इन्वेस्टमेंट डिपेंड करती है कि मुझे रिटर्न क्या मिलेगा। रिटर्न है डिविडेंड की शक्ल। आपको कंपनी की सिचुएशन 100% नहीं तो एटलीस्ट 70-80% जो है वो आपको समझ आती रहती है। वो फिर उसके मुताबिक अपना इन्वेस्टर जो है अपनी ट्रेड करता है या अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाता है, कम करता है, ज्यादा करता है। उसके लिए एक इंडिकेटर बन रहा होता है, वो एनालिसिस करना उसके लिए आसान होता है। Okay sir. जी जीशान साहब बोलिए। 40 नंबर। Question 40. The code requires listed companies to have a dividend distribution policy. Number B, marketing strategy plan. C, policy for employees recruitment. D, policy for customer relations. The true answer is A, dividend distribution policy. जी सबका यही है। No sir, wrong है मेरा. बाकी ठीक है जी। Yes, sir. A. यस सर, ए ठीक है। जी शहजाद साहब ये अपने जहन में रखिएगा कि कोड रिक्वायर्ड लिस्टेड कंपनीज जो हैं वो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो है वो अपनी खास तौर पे वो इन राइटिंग में और अपने कहीं भी पब्लिश है तो वो लोग इसको प्रोमिनेंटली पब्लिश करेंगे। ठीक है। इसका आंसर है, Okay sir. देखिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लान इज अ डिफरेंट थिंग, पॉलिसी फॉर एम्प्लॉय रिक्रूटमेंट इट्स अ डिफरेंट थिंग, पॉलिसी फॉर द कस्टमर रिलेशंस ये एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाली उनके एक एक्शंस हैं, उनकी पॉलिसीज हैं।
लेकिन कंपनी का कोड जो है वो डिविडेंड पॉलिसी जो है वो क्लियर कटली मेंशन करेगा और वो सबको उसके मुतालिक इन्फॉर्म करेगा। ये लाजमी और इसका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी आंसर है। ठीक है जी। ठीक सर। जी रहमान साहब, आपके कितने ठीक हुए? गलत कितने हुए ये बोल दें। सर सिर्फ 4 गलत हुए थे, क्योंकि ये दूसरी बार कर रहे हैं ना, तो इस वजह से सिर्फ 4 सवाल गलत हुए। पहली बार कितने गलत हुए थे? पहली बार सर 11 गलत हुए थे। चलो जी सामिया। सर मेरे एग्जैक्टली 70% हैं। आपने 70 कहा था, 12 रॉन्ग है। ओके, पर सर पहले सारे कितने? जो, सर नंबर ऑफ डेज जो है ना, इसमें लास्ट टाइम मेरे आई थिंक 21 थे। हाँ, तो इट मींस इम्प्रूव हुआ है क्या? जी इम्प्रूव हुए, नंबर ऑफ डेज वाले रॉन्ग हुए हैं। जी इमरान साहब। सर मेरे 65% है।